प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में आज फिर से मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नई सरकार में पीएम मोदी कुछ ही देर में पहली बार मन की बात करेंगे। 4 महीने पहले पीएम मोदी ने वादा किया था कि वो दोबारा सत्ता में आने के बाद फिर से मन की बात करेंगे। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने भी मन की बात सुनने की अपील की है और वो खुद भी इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे। आपको बता दें दूसरे कार्यकाल में ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए मन की बात करेंगे। इससे पहले फरवरी में उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वो दोबारा सत्ता में आएंगे और एक बार फिर मन की बात करेंगे। इस सब के बीच अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट किया गया। तो मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने पहले शासनकाल में 53 बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित कर चुके हैं और आज 54वीं बार हम प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से एक बार आप सबके बीच मन की बात, जन की बात, जन जन की बात, जन मन की बात, इसका हम सिलसिला प्रारंभ कर रहे हैं। चुनाव की आपाधापी में व्यस्तता तो बहुत थी, लेकिन मन की बात का जो मजा है वो गायब था। एक कमी महसूस कर रहा था। अपनों के बीच बैठ के हल्के फुल्के माहौल में 130 करोड़ देशवासियों के परिवार के एक स्वजन के रूप में कई बातें सुनते थे, दोहराते थे और कभी कभी अपनी ही बातें अपनों के लिए प्रेरणा बन जाती थी। अब कल्पना कर सकते हैं कि बीच का कालखंड गया होगा, कैसा गया होगा। रविवार, आखिरी रविवार 11 बजे मुझे भी लगता था कि अरे कुछ छूट गया। आपको भी लगता था ना? जरूर लगता होगा। शायद ये कोई निर्जीव कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में एक जीवंतता थी, अपनापन था, मन का लगाव था, दिलों का जुड़ाव था और इसके कारण बीच का जो समय गया वो समय बहुत कठिन लगा मुझे। मैं हर पल कुछ मिस कर रहा था और जब मैं मन की बात करता हूं तब बोलता भले मैं हूं, शब्द शायद मेरे हैं, आवाज मेरी है, लेकिन कथा आपकी है, पुरुषार्थ आपका है, पराक्रम आपका है। मैं तो सिर्फ मेरे शब्द, मेरी वाणी का उपयोग करता था और इसके कारण मैं इस कार्यक्रम को नहीं, आपको मिस कर रहा था। एक खालीपन महसूस कर रहा था। एक बार तो मन कर गया था कि चुनाव समाप्त होते ही तुरंत ही आपके बीच चला आऊं, लेकिन फिर लगा नहीं, वो संडे वाला क्रम बना रहना चाहिए। लेकिन इस संडे ने बहुत इंतजार करवाया। खैर, आखिर मौका मिल ही गया है। एक पारिवारिक माहौल में मन की बात छोटी छोटी, हल्की फुल्की, समाज जीवन में जो बदलाव का कारण बनती है, एक प्रकार से उसका ये सिलसिला एक नए स्पिरिट को जन्म देता हुआ और एक प्रकार से न्यू इंडिया के स्पिरिट को सामर्थ्य देता हुआ ये सिलसिला आगे बढ़े। कई सारे संदेश पिछले कुछ महीनों में आए हैं जिसमें लोगों ने कहा कि वो मन की बात को मिस कर रहे हैं। जब मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनापन महसूस करता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मेरी स्व से समष्टि की यात्रा है, ये मेरी अहम से वयम की यात्रा है। मेरे लिए आपके साथ मेरा ये मौन संवाद एक प्रकार से मेरी स्पिरिचुअल यात्रा की अनुभूति का भी अंश था। कई लोगों ने मुझे चुनाव की आपाधापी में मैं केदारनाथ क्यों चला गया, बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आपका हक है, आपकी जिज्ञासा भी मैं समझ सकता हूँ और मुझे भी लगता है कभी मेरे उन भावों को आप तक कभी पहुँचाऊँ। लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर मैं उस दिशा में चल पड़ूंगा तो शायद मन की बात का रूप ही बदल जाएगा। और इसलिए चुनाव की उस आपाधापी जय पराजय के अनुमान, अभी पोलिंग भी बाकी था और मैं चल पड़ा। ज्यादातर लोगों ने उसमें से राजनीतिक अर्थ निकाले। मेरे लिए मुझसे मिलने का वो अवसर था। एक प्रकार से मैं मुझे मिलने चला गया था। मैं और बातें तो आज नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि मन की बात के इस अल्प विराम के कारण
जो एक खालीपन था केदार की घाटी में, उस एकांत गुफा में, शायद उसने कुछ भरने का अवसर जरूर दिया था। बाकी आपकी जिज्ञासा है, सोचता हूं कभी उसकी भी चर्चा करूंगा। कब करूंगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन करूंगा जरूर, क्योंकि आपका मुझ पर हक बनता है। जैसे केदार के विषय में लोगों ने जानने की इच्छा व्यक्त की है, वैसे एक सकारात्मक चीजों को बल देने का आपका प्रयास आपकी बातों में लगातार मैं महसूस करता हूं। मन की बात के लिए जो चिट्ठियां आती है, जो इनपुट प्राप्त होते हैं, वो रूटीन सरकारी कामकाज से बिल्कुल अलग होते हैं। एक प्रकार से आपकी चिट्ठी भी मेरे लिए कभी प्रेरणा का कारण बन जाती है, तो कभी ऊर्जा का कारण बन जाती है। कभी कभी तो मेरी विचार प्रक्रिया को धार देने का काम आपके कुछ शब्द कर देते हैं। लोग देश और समाज के सामने खड़ी चुनौतियों को सामने रखते हैं, तो उसके साथ साथ समाधान भी बताते हैं। मैंने देखा है कि चिट्ठियों में लोग समस्याओं का तो वर्णन करते ही हैं, लेकिन ये भी विशेषता है कि साथ साथ समाधान का भी कुछ न कुछ सुझाव, कुछ न कुछ कल्पना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रकट कर देते हैं। अगर कोई स्वच्छता के लिए लिखता है तो गंदगी के प्रति उसकी नाराजगी तो जताता है, लेकिन स्वच्छता के प्रयासों की सराहना भी करता है। कोई पर्यावरण की चर्चा करता है तो उसकी पीड़ा तो महसूस होती है, लेकिन साथ साथ उसने खुद ने जो प्रयोग किए हैं वो भी बताता है, जो प्रयोग उसने देखे हैं वो भी बताता है, और जो कल्पनाएं उसके मन में है वो भी चित्रित करता है। यानी एक प्रकार से समस्याओं का समाधान समाज व्यापी कैसे हो, इसकी झलक आपकी बातों में मैं महसूस करता हूं। मन की बात देश और समाज के लिए एक आईने की तरह है। यह हमें बताता है कि देशवासियों के भीतर अंदरूनी मजबूती, ताकत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जरूरत है उन मजबूतियों और टैलेंट को समाहित करने की, अवसर प्रदान करने की, उसको क्रियान्वित करने की। मन की बात ये भी बताता है कि देश की तरक्की में सारे 130 करोड़ देशवासी मजबूती और सक्रियता से जुड़ना चाहते हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, मन की बात में मुझे इतनी चिट्ठियां आती हैं, इतने टेलीफोन कॉल आते हैं, इतने संदेश मिलते हैं, लेकिन शिकायत का तत्व बहुत कम होता है। और किसी ने कुछ मांगा हो, अपने लिए मांगा हो, ऐसी तो एक भी बात गत 5 वर्ष में मेरे ध्यान में नहीं आई है। आप कल्पना कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोई चिट्ठी लिखे लेकिन खुद के लिए कुछ मांगे नहीं। इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं कितनी ऊंची होगी। मैं जब इन चीजों को एनालिसिस करता हूं, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे दिल को कितना आनंद आता होगा, मुझे कितनी ऊर्जा मिलती होगी। आपको कल्पना नहीं है कि आप मुझे चलाते हैं, आप मुझे दौड़ाते हैं, आप मुझे पल पल प्राणवान बनाते रहते हैं, और यही नाता मैं कुछ मिस करता था। आज मेरा मन खुशियों से भरा हुआ है। जब मैंने आखिर में कहा था कि हम 3-4 महीने के बाद मिलेंगे, तो लोगों ने उसके भी राजनीतिक अर्थ निकाले थे, और लोगों ने कहा कि अरे मोदी जी का कितना कॉन्फिडेंस है, उनको भरोसा है। कॉन्फिडेंस मोदी का नहीं था, ये विश्वास आपके विश्वास के फाउंडेशन का था। आप ही थे जिसने विश्वास का रूप लिया था, और इसी के कारण सहज रूप से आखिरी मन की बात में मैंने कह दिया था कि मैं कुछ महीनों के बाद फिर से आपके पास आऊंगा। एक्चुअली मैं आया नहीं हूं, आपने मुझे लाया है, आपने ही मुझे बिठाया है, और आपने ही मुझे फिर से एक बार बोलने का अवसर दिया है। इसी भावना के साथ चलिए मन की बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जब देश में आपातकाल लगाया गया, तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। दिन रात जब समय पर खाना खाते हैं तब भूख क्या होती है इसका पता नहीं होता है, वैसे ही सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मजा है वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतंत्र के अधिकारों को छीन लेता है। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका
कुछ छीन लिया गया है। जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था, वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। और ये इसलिए नहीं था कि भारत के संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है। समाज व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की भी जरूरत होती है, कायदे कानून नियमों की भी आवश्यकता होती है, अधिकार और कर्तव्य की भी बात होती है। लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे लोकतंत्र हमारे संस्कार है, लोकतंत्र हमारी संस्कृति है, लोकतंत्र हमारी विरासत है। और उस विरासत को लेकर के हम पले बड़े लोग हैं और इसलिए उसकी कमी देशवासी महसूस करते हैं और आपातकाल में हमने अनुभव किया था। और इसीलिए देश अपने लिए नहीं, एक पूरा चुनाव अपने हित के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आहूत कर चुका था। शायद दुनिया के किसी देश में वहां के जन जन ने लोकतंत्र के लिए अपने बाकी हकों की, अधिकारों की, आवश्यकताओं की परवाह न करते हुए सिर्फ लोकतंत्र के लिए मतदान किया हो। तो ऐसा एक चुनाव इस देश ने 77 में देखा था। हाल ही में लोकतंत्र का महापर्व, बहुत बड़ा चुनाव अभियान हमारे देश में संपन्न हुआ। अमीर से लेकर गरीब सभी लोग इस पर्व में खुशी से हमारे देश के भविष्य का फैसला करने के लिए तत्पर थे। जब कोई चीज हमारे बहुत करीब होती है तो हम उसके महत्व को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उसके अमेजिंग फैक्ट्स भी नजरअंदाज हो जाते हैं। हमें जो बहुमूल्य लोकतंत्र मिला है उसे हम बहुत आसानी से ग्रांटेड मान लेते हैं। लेकिन हमें स्वयं को यह याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र बहुत ही महान है और इस लोकतंत्र को हमारी रगों में जगह मिली है सदियों की साधना से, पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कारों से, एक विशाल व्यापक मन की अवस्था से। भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव में 61 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट दिया, 61 करोड़। यह संख्या हमें बहुत ही सामान्य लग सकती है, लेकिन अगर दुनिया के हिसाब से मैं कहूं, अगर एक चीन को हम छोड़ दें तो भारत में दुनिया के किसी भी देश की आबादी से ज्यादा लोगों ने वोटिंग किया था। जितने मतदाताओं ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया, उनकी संख्या अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है, करीब दोगुनी है। भारत में कुल मतदाताओं की जितनी संख्या है वह पूरे यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा है। यह हमारे लोकतंत्र की विशालता और व्यापकता का परिचय कराती है। 2019 का लोकसभा का चुनाव अब तक के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था। आप कल्पना कर सकते हैं इस प्रकार के चुनाव संपन्न कराने में कितने बड़े स्तर पर संसाधनों और मानव शक्ति की आवश्यकता हुई होगी। लाखों शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की दिन रात मेहनत से चुनाव संभव हो गया। लोकतंत्र के इस महायज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जहां अर्धसैनिक बलों के करीब 3 लाख सुरक्षा कर्मियों ने अपना दायित्व निभाया, वहीं अलग अलग राज्यों के 20 लाख पुलिसकर्मियों ने भी परिश्रम की पराकाष्ठा की। इन्हीं लोगों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप इस बार पिछली बार से भी अधिक मतदान हो गया। मतदान के लिए पूरे देश में करीब 10 लाख पोलिंग स्टेशन, करीब 40 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीन, 17 लाख से ज्यादा वीवीपैट मशीन। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा तामझाम। ये सब इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो। अरुणाचल प्रदेश के एक रिमोट इलाके में महज एक महिला मतदाता के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को वहां पहुंचने के लिए 2-2 दिन तक यात्रा करनी पड़ी। यही तो लोकतंत्र का सच्चा सम्मान है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र भी भारत में ही है। यह मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा इस चुनाव में गर्व से भर देने वाला एक और तथ्य भी है। शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि महिलाओं ने पुरुषों की तरह ही उत्साह से मतदान किया है। इस चुनाव में महिलाओं और पुरुषों का मतदान प्रतिशत करीब करीब बराबर था। इसी से जुड़ा एक और उत्साहवर्धक तथ्य यह है
कि आज संसद में रिकॉर्ड 78 महिला सांसद है। मैं चुनाव आयोग को और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भारत के जागरूक मतदाताओं को नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, बुके नहीं बुक। मेरा आग्रह था कि क्या हम स्वागत सत्कार में फूलों के बजाय किताबें दे सकते हैं। तब से काफी जगह लोग किताबें देने लगे हैं। मुझे हाल ही में किसी ने प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियां नाम की पुस्तक दी। मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि बहुत समय तो नहीं मिल पाया, लेकिन प्रवास के दौरान मुझे उनकी कुछ कहानियां फिर से पढ़ने को मौका मिल गया। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में समाज का जो यथार्थ चित्रण किया है, पढ़ते समय उसकी छवि आपके मन में बनने लगती है। उनकी लिखी एक एक बात जीवंत हो उठती है। सहज सरल भाषा में मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली उनकी कहानियां मेरे मन को भी छू गई। उनकी कहानियों में समूचे भारत का मनोभाव समाहित है। जब मैं उनकी लिखी नशा नाम की कहानी पढ़ रहा था तो मेरा मन अपने आप ही समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं पर चला गया। मुझे अपनी युवावस्था के दिन याद आ गए कि कैसे इस विषय पर रात रात भर बहस होती थी। जमींदार के बेटे ईश्वरी और गरीब परिवार के वीर की इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर आप सावधान नहीं हैं तो बुरी संगति का असर कब चढ़ जाता है पता ही नहीं लगता है। दूसरी कहानी जिसने मेरे दिल को अंदर तक छू लिया वह थी ईदगाह। एक बालक की संवेदनशीलता, उसका अपनी दादी के लिए विशुद्ध प्रेम, उतनी छोटी उम्र में इतना परिपक्व भाव। 4-5 साल का हामिद जब मेले से चिमटा लेकर अपनी दादी के पास पहुंचता है तो सच मायने में मानवीय संवेदना अपने चरम पर पहुंच जाती है। इस कहानी की आखिरी पंक्ति बहुत ही भावुक करने वाली है, क्योंकि उसमें जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया आमीना बालिका आमीना बन गई थी। ऐसी ही एक बड़ी मार्मिक कहानी है पुस की रात। इस कहानी में गरीब किसान जीवन की विडंबना का सजीव चित्रण देखने को मिला। अपनी फसल नष्ट होने के बाद भी हल्दू किसान इसलिए खुश होता है क्योंकि अब उसे कड़ाके की ठंड में खेत में नहीं सोना पड़ेगा। हालांकि ये कहानियां लगभग सदी भर पहले की हैं, लेकिन इनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही महसूस होती है। इन्हें पढ़ने के बाद मुझे एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई। जब पढ़ने की बात हो रही है तभी किसी मीडिया में मैं केरल की अक्षरा लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहा था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाइब्रेरी इडुक्की के घने जंगलों के बीच बसे एक गांव में है। यहाँ के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पी.के. मुरलीधरन और छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाले पी.वी. चिन्नाथम्पी, इन दोनों ने इस लाइब्रेरी के लिए अथक परिश्रम किया है। एक समय ऐसा भी रहा जब गट्ठर में भरकर और पीठ पर लाद कर यहाँ पुस्तकें लाई गई। आज ये लाइब्रेरी आदिवासी बच्चों के साथ हर किसी को एक नई राह दिखा रही है। गुजरात में वांचे गुजरात अभियान का सफल प्रयोग रहा। लाखों की संख्या में हर आयु वर्ग के व्यक्ति ने पुस्तक पढ़ने के इस अभियान में हिस्सा लिया था। आज की डिजिटल दुनिया में गूगल गुरु के समय में मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय निकालकर अपने डेली रूटीन में किताब को भी जरूर स्थान दें। आप सचमुच में बहुत एंजॉय करेंगे और जो भी पुस्तक पढ़े उसके बारे में नरेंद्र मोदी ऐप पर जरूर लिखें ताकि मन की बात के सारे श्रोता भी उसके बारे में जान पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के लोग उन मुद्दों के बारे में सोच रहे हैं जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी बड़ी चुनौती है। मैं नरेंद्र मोदी ऐप और माईगॉव पर आपके कमेंट्स पढ़ रहा था और मैंने देखा कि पानी की समस्या को लेकर कई लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। बेलगावी के पवन गोराई, भुवनेश्वर के सितांशु मोहन परिदा, इसके अलावा यश शर्मा, साहब अल्ताफ और भी कई लोगों ने मुझे पानी से जुड़ी चुनौतियों के बारे में लिखा है। पानी का हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। ऋग्वेद के आपः सुक्तम में पानी के बारे में कहा गया है,
आपो हिष्ठा मयो भुवः स्थान ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षसे योव शिवतमो रसः तस्य भाजयतेह न उषतीरिव मातरः। अर्थात जल ही जीवनदायिनी शक्ति, ऊर्जा का स्रोत है। आप माँ के समान यानी मातृवत अपना आशीर्वाद दें, अपनी कृपा हम पर बरसाते रहें। पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है। सिर्फ 8%। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही जन भागीदारी से, जनशक्ति से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। जल की महत्ता को सर्वोपरि रखते हुए देश में नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। इससे पानी से संबंधित सभी विषयों पर तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे। कुछ दिन पहले मैंने कुछ अलग करने का प्रयास किया। मैंने देश भर के सरपंचों को पत्र लिखा, ग्राम प्रधान को। मैंने ग्राम प्रधानों को लिखा कि पानी बचाने के लिए, पानी का संचय करने के लिए, वर्षा के बूंद बूंद पानी बचाने के लिए वे ग्राम सभा की बैठक बुलाकर गांव वालों के साथ बैठकर के विचार विमर्श करें। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस कार्य में पूरा उत्साह दिखाया है और इस महीने की 22 तारीख को हजारों पंचायतों में करोड़ों लोगों ने श्रमदान किया। गांव गांव में लोगों ने जल की एक एक बूंद का संचय करने का संकल्प लिया। आज मन की बात कार्यक्रम में मैं आपको एक सरपंच की बात सुनाना चाहता हूँ। सुनिए, झारखंड के हजारीबाग जिले के कटक मसांडी ब्लॉक की लुपुंग पंचायत के सरपंच ने हम सबको क्या संदेश दिया है। हमार नाम दिलीप कुमार रविदास है। पानी बचावे ले जब प्रधानमंत्री हमनी के चिट्ठी लिखल थी तो हमनी के ये विश्वासे ना हो लगल कि प्रधानमंत्री हमनी के चिट्ठी लिखथिन। जब हमनी 22 तारीख के गाँव के लोगन के इकट्ठा करके प्रधानमंत्री के चिट्ठिया पढ़ के सुनेलिए तो गाँव के लोगन ने बड़ी उत्साहित भेलथिन और पानी बचावे खातिर तालाब के सफाई, नया तालाब बनावे ले, श्रमदान करके अपन अपन भागीदारी निभावे ले गाँव के लोगन ने तैयार भेलथिन। बारिश से पहले ये उपाय करके हमनी के आगे दिक्कत पानी के लिए ना होता है। ये अच्छा रहला है कि हमनी के प्रधानमंत्री हमिन के ठीक समय में आगाह कर दिलथिन। बिरसा मुंडा की धरती, जहाँ प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना संस्कृति का हिस्सा है, वहाँ के लोग एक बार फिर जल संरक्षण के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मेरी तरफ से सभी ग्राम प्रधानों को, सभी सरपंचों को उनकी इस सक्रियता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में ऐसे कई सरपंच हैं जिन्होंने जल संरक्षण का बेड़ा उठा लिया है। एक प्रकार से पूरे गांव का ही वो अवसर बन गया है। ऐसा लग रहा है कि गांव के लोग अब अपने गांव में जैसे जल मंदिर बनाने के स्पर्धा में जुट गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, सामूहिक प्रयास से बड़े सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पूरे देश में जल संकट से निपटने का कोई एक फॉर्मूला नहीं हो सकता है। इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है और वह है पानी बचाना, जल संरक्षण। पंजाब में ड्रेनेज लाइंस को ठीक किया जा रहा है। इस प्रयास से वाटर लॉगिंग की समस्या से छुटकारा मिल रहा है। तेलंगाना के थिमाईपल्ली में टैंक के निर्माण से गांवों के लोगों की जिंदगी बदल रही है। राजस्थान के कबीरधाम में खेतों में बनाए गए छोटे तालाबों से एक बड़ा बदलाव आया है। मैं तमिलनाडु के वेल्लोर में एक सामूहिक प्रयास के बारे में पढ़ रहा था, जहां नाग नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 20,000 महिलाएं एक साथ आई। मैंने गढ़वाल की उन महिलाओं के बारे में भी पढ़ा है जो आपस में मिलकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के कई प्रयास किए जा रहे हैं और जब हम
एकजुट होकर मजबूती से प्रयास करते हैं तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जब जन जन जुड़ेगा, जल बचेगा। आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों से 3 अनुरोध कर रहा हूं। मेरा पहला अनुरोध है, जैसे देशवासियों ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया, आइए वैसे ही जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत करें। हम सब साथ मिलकर पानी की हर बूंद को बचाने का संकल्प करें। और मेरा तो विश्वास है कि पानी परमेश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। पानी पारस का रूप है। पहले कहते थे कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। मैं कहता हूँ पानी पारस है और पारस से, पानी के स्पर्श से नवजीवन निर्मित हो जाता है। पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान की शुरुआत करें। इसमें पानी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताएं, साथ ही पानी बचाने के तरीकों का प्रचार प्रसार करें। मैं विशेष रूप से अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से जल संरक्षण के लिए इनोवेटिव कैंपेन्स का नेतृत्व करने का आग्रह करता हूँ। फिल्म जगत हो, खेल जगत हो, मीडिया के हमारे साथी हो, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हो, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हो, कथा कीर्तन करने वाले लोग हो, हर कोई अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करे। समाज को जगाएं, समाज को जोड़ें, समाज के साथ जुटें। आप देखिए, अपनी आंखों के सामने हम परिवर्तन देख पाएंगे। देशवासियों से मेरा दूसरा अनुरोध है, हमारे देश में पानी के संरक्षण के लिए कई पारंपरिक तौर तरीके सदियों से उपयोग में लाए जा रहे हैं। मैं आप सभी से जल संरक्षण के उन पारंपरिक तरीकों को शेयर करने का आग्रह करता हूं। आप में से किसी को अगर पोरबंदर पूज्य बापू के जन्मस्थान पर जाने का मौका मिला होगा तो पूज्य बापू के घर के पीछे ही एक दूसरा घर है। वहां पर 200 साल पुराना पानी का टंका है और आज भी उसमें पानी है और बरसात के पानी को रोकने की व्यवस्था है। तो मैं हमेशा कहता था कि जो भी कीर्ति मंदिर जाएं वो उस पानी के टंके को जरूर देखें। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हर जगह पे होंगे। आप सभी से मेरा तीसरा अनुरोध है, जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का और इस क्षेत्र में काम करने वाले हर किसी का, उनकी जो जानकारी हो उसे आप शेयर करें, ताकि एक बहुत ही समृद्ध, पानी के लिए समर्पित, पानी के लिए सक्रिय संगठनों का, व्यक्तियों का एक डेटाबेस बनाया जा सके। आइए हम जल संरक्षण से जुड़े ज्यादा से ज्यादा तरीकों की एक सूची बनाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें। आप सभी #जनशक्ति फॉर जल शक्ति हैशटैग का उपयोग करके अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे और एक बात के लिए भी आपका आभार व्यक्त करना है और दुनिया के लोगों का भी आभार व्यक्त करना है। 21 जून को फिर से एक बार योग दिवस में जिस सक्रियता के साथ, उमंग के साथ एक एक परिवार की 3-3, 4-4 पीढ़ियां एक साथ आकर के योग दिवस को मनाया, होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए जो जागरूकता आई है उसमें योग दिवस का महात्म्य बढ़ता चला जा रहा है। हर कोई विश्व के हर कोने में सूरज निकलते ही अगर कोई योग प्रेमी उसका स्वागत करता है तो सूरज ढलते की पूरी यात्रा है। शायद ही कोई जगह ऐसी होगी जहां इंसान हो और योग के साथ जुड़ा हुआ न हो। इतना बड़ा योग ने रूप ले लिया है। भारत में हिमालय से हिंद महासागर तक, सियाचिन से लेकर के सबमरीन तक, एयरफोर्स से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक, एसी जिम से लेकर तपते रेगिस्तान तक, गांवों से लेकर शहरों तक, जहां भी संभव था ऐसे हर जगह पर न सिर्फ योग किया गया बल्कि सामूहिक रूप से सेलिब्रेट भी किया गया। दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, जानी मानी हस्तियों, सामान्य नागरिकों ने मुझे ट्विटर पर दिखाया कि कैसे उन्होंने अपने अपने देश में योग मनाया। उस दिन दुनिया एक बड़े खुशहाल परिवार की तरह लग रही थी। हम सब जानते हैं कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए स्वस्थ और संवेदनशील व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और योग यही सुनिश्चित करता है
इसलिए योग का प्रचार प्रसार समाज सेवा का एक महान कार्य है। क्या ऐसी सेवा को मान्यता देकर उसे सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए? वर्ष 2019 में योग के प्रमोशन और डेवलपमेंट में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड की घोषणा अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़े संतोष की बात थी। यह पुरस्कार दुनिया भर के उन संगठनों को दिया गया है जिसके बारे में आपने कल्पना तक नहीं की होगी कि उन्होंने कैसे योग के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उदाहरण के लिए जापान योग निकेतन को लीजिए, जिसने योग को पूरे जापान में लोकप्रिय बनाया है। जापान योग निकेतन वहाँ के कई इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनिंग कोर्सेज चलाता है। या फिर इटली की मिस एंटोनिटा रोजी, उन्हीं का नाम ले लीजिए, जिन्होंने सर्व योग इंटरनेशनल की शुरुआत की और पूरे यूरोप में योग का प्रचार प्रसार किया। ये अपने आप में प्रेरक उदाहरण है। अगर ये योग से जुड़ा विषय है तो क्या भारतीय इसमें पीछे रह सकते हैं? बिहार योग विद्यालय मुंगेर, उसको भी सम्मानित किया गया। पिछले कई दशकों से योग को समर्पित है। इसी प्रकार स्वामी राजर्षि मुनि को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने लाइफ मिशन और लकुलेश योगा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। योग का व्यापक सेलिब्रेशन और योग का संदेश घर घर पहुंचाने वालों का सम्मान, दोनों ने ही इस योग दिवस को खास बना दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी ये यात्रा आज आरंभ हो रही है। नए भाव, नई अनुभूति, नया संकल्प, नया सामर्थ्य। लेकिन हाँ, मैं आपके सुझावों की प्रतीक्षा करता रहूंगा। आपके विचारों से जुड़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। मन की बात तो निमित्त है। आइए हम मिलते रहें, बातें करते रहें, आपके भावों को सुनता रहूं, संजोता रहूं, समझता रहूं, कभी कभी उन भावों को जीने का प्रयास करता रहूं। आपके आशीर्वाद बने रहें। आप ही मेरी प्रेरणा है, आप ही मेरी ऊर्जा है। आओ मिल बैठ करके मन की बात का मजा लेते लेते जीवन की जिम्मेवारियों को भी निभाते चलें। फिर एक बार अगले महीने मन की बात के लिए फिर से मिलेंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो अगले महीने एक बार फिर से मिलेंगे। मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए मन की बात कार्यक्रम को खत्म किया। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 54वीं बार मन की बात की। दोबारा पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पहली बार मन की बात कार्यक्रम में ये कहा कि 4 महीने उन्होंने इस कार्यक्रम को काफी मिस किया और वो चुनाव के बाद ही इस मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करना चाहते थे, मन की बात करना चाहते थे। लेकिन पहले का सिलसिला बनाए रखने के लिए उन्होंने महीने के आखिरी रविवार का इंतजार किया। पीएम ने इमरजेंसी को भी याद किया और जल संरक्षण पर जोर दिया। चुनाव की आपाधापी में व्यस्तता तो बहुत थी, लेकिन मन की बात का जो मजा है वो गायब था। एक कमी महसूस कर रहा था। अपनों के बीच बैठ के हल्के फुल्के माहौल में 130 करोड़ देशवासियों के परिवार के एक स्वजन के रूप में कई बातें सुनते थे, दोहराते थे और कभी-कभी अपनी ही बातें अपनों के लिए प्रेरणा बन जाती थी। अब कल्पना कर सकते हैं कि बीच का कालखंड गया होगा, कैसा गया होगा। रविवार, आखिरी रविवार 11 बजे मुझे भी लगता था कि अरे कुछ छूट गया। आपको भी लगता था ना? जरूर लगता होगा। शायद ये कोई निर्जीव कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में एक जीवंतता थी, अपनापन था, मन का लगाव था, दिलों का जुड़ाव था और इसके कारण बीच का जो समय गया वो समय बहुत कठिन लगा मुझे। मैं हर पल कुछ मिस कर रहा था। और जब मैं मन की बात करता हूं तब बोलता भले मैं हूं, शब्द शायद मेरे हैं, आवाज मेरी है, लेकिन कथा आपकी है, पुरुषार्थ आपका है, पराक्रम आपका है। मैं तो सिर्फ मेरे शब्द, मेरी वाणी का उपयोग करता था और इसके कारण मैं इस कार्यक्रम को नहीं, आपको मिस कर रहा था। एक खालीपन महसूस कर रहा था। मेरा मन खुशियों से भरा हुआ है। जब मैंने आखिर में कहा था कि हम 3-4 महीने के बाद मिलेंगे, तो लोगों ने उसके भी राजनीतिक अर्थ निकाले थे और लोगों ने कहा कि अरे मोदी जी का कितना कॉन्फिडेंस है, उनको भरोसा है,
कॉन्फिडेंस मोदी का नहीं था, ये विश्वास आपके विश्वास के फाउंडेशन का था। आप ही थे जिसने विश्वास का रूप लिया था और इसी के कारण सहज रूप से आखिरी मन की बात में मैंने कह दिया था कि मैं कुछ महीनों के बाद फिर से आपके पास आऊंगा। एक्चुअली मैं आया नहीं हूं, आपने मुझे लाया है, आपने ही मुझे बिठाया है और आपने ही मुझे फिर से एक बार बोलने का अवसर दिया है। मन की बात के लिए जो चिट्ठियां आती हैं, जो इनपुट प्राप्त होते हैं, वो रूटीन सरकारी कामकाज से बिल्कुल अलग होते हैं। एक प्रकार से आपकी चिट्ठी भी मेरे लिए कभी प्रेरणा का कारण बन जाती है तो कभी ऊर्जा का कारण बन जाती है। कभी कभी तो मेरी विचार प्रक्रिया को धार देने का काम आपके कुछ शब्द कर देते हैं। लोग देश और समाज के सामने खड़ी चुनौतियों को सामने रखते हैं तो उसके साथ साथ समाधान भी बताते हैं। मैंने देखा है कि चिट्ठियों में लोग समस्याओं का तो वर्णन करते ही हैं, लेकिन ये भी विशेषता है कि साथ साथ समाधान का भी कुछ न कुछ सुझाव, कुछ न कुछ कल्पना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रकट कर देते हैं। अगर कोई स्वच्छता के लिए लिखता है तो गंदगी के प्रति उसकी नाराजगी तो जताता है, लेकिन स्वच्छता के प्रयासों की सराहना भी करता है। कोई पर्यावरण की चर्चा करता है तो उसकी पीड़ा तो महसूस होती है, लेकिन साथ साथ उसने खुद ने जो प्रयोग किए हैं वो भी बताता है, जो प्रयोग उसने देखे हैं वो भी बताता है और जो कल्पनाएं उसके मन में है वो भी चित्रित करता है। यानी एक प्रकार से समस्याओं का समाधान समाज व्यापी कैसे हो, इसकी झलक आपकी बातों में मैं महसूस करता हूं। मन की बात देश और समाज के लिए एक आईने की तरह है। यह हमें बताता है कि देशवासियों के भीतर अंदरूनी मजबूती, ताकत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जरूरत है उन मजबूतियों और टैलेंट को समाहित करने की।